न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो क्या होता है कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों को कंबाइन करके जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब जो वो खाना बनाते हैं उनमें जो मेन फूड आइटम होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो उसके लिए आप एक इसकी एक इक्वेशन आप लिखेंगे। इक्वेशन ये होगी CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, CO2 plus H2O plus light energy from sun or in the presence of chlorophyll. In the presence of chlorophyll क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा प्लस ऑक्सीजन, C6H12O6, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन। ये जो बना है ये है ग्लूकोज। तो मेन जो फूड होता है प्लांट्स का वो यही होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज की वजह से ही उनको प्लांट्स को जो है वो पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो CO2 है दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को कहाँ से मिली? फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर। उसके बाद वाटर, वो वाटर ये कहाँ से मिला? फ्रॉम सॉइल और एनी एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मतलब किसी ह्यूमन बीइंग ने या किसी एनिमल ने, किसी ने भी उसमें आके बाहर से पानी दे दिया, ठीक है। ये और लाइट एनर्जी ये तो सन से मिलता ही है। और जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज प्लांट का मेन फूड है। अब इस इक्वेशन को हमको सीधा सीधा जब भी कभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात होती है तो हमको ये इक्वेशन जरूर मेंशन करनी होगी। अब इस इक्वेशन में एक चीज़ और है, इसको बैलेंस कर दीजिए। इधर कार्बन के जो है 6 एटम्स हैं और इधर कार्बन का केवल 1 एटम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 6 लगा दूँगा। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2 6 12 और 1 13, तो ऑक्सीजन का 13 हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो ऑक्सीजन का केवल 6 है। चलिए हाइड्रोजन का कर देंगे। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन का 12 है, तो उसको 12 बनाने के लिए इसको यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 12, ठीक। अच्छा, अब ऑक्सीजन का अगर देखें तो इधर 6 है और इधर 2 है, तो टोटल 8 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना है? 2 6 12 और 1 6 6, तो 12 + 6 18। तो 18 करने के लिए 6 तो यहाँ पर है ही, इसमें 12 और ऐड हो जाए तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 और 2 कर दो तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गई इक्वेशन। उसके बाद आप ये देखेंगे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। फोटोसिंथेसिस अगर आता है तो एक डायग्राम जरूर बनाकर दिखाएंगे। मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, नोट्स में भी दे रखा है आपको। ये हमने कहा कि ये जो है ये किसी प्लांट की शूट है और ये उसकी रूट है, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ से जो है अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं और उन अलग अलग ब्रांचेस में लीव्स लगी रहती हैं। तो हमने कहा कि किसी एक लीव को खूब बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखा देते हैं। तो हमने एक लीव को ऐसे मैग्नीफाई करके दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर का प्रोसेस हम समझेंगे, क्योंकि जो लीव्स हैं
लीव्स के अंदर ही एक्चुअली फूड प्रिपरेशन यानी कि फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर ही होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है ये किसी भी प्लांट का मेन स्टेम है, आफ्टरनून सर। ये स्टेम है। उसके बाद ये उसकी रूट्स हैं, ये उसकी रूट्स हैं। फिर यहाँ पर इधर हम बाहर सन बना देंगे, ये सन हो गया। सर कल एग्जाम है। सही है तैयारी? हाँ ठीक है। ये है ग्लूकोज, ब्रैकेट में लिखिएगा फूड। इधर यहाँ पर लिख दीजिए CO2 एंड वाटर। और ये हो गई सनलाइट एनर्जी। सर हम पेड़ों के बारे में क्यों पढ़ते हैं? पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर से सीखा। हाँ हमने पेड़ों का थोड़ी ना इलाज करना। अभी आप 10th क्लास में हो ना, पता नहीं कि कौन डॉक्टर बनेगा कौन फार्मासिस्ट बनेगा, तो बायोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। फिर धीरे धीरे जब स्पेशलाइज्ड फील्ड में जाते जाते हैं तो फिर जो आपके काम की चीज़ नहीं है वो बढ़ती जाती है। ये मटीरियल साइंटिस्ट यूज करते हैं, ये सब नए मटीरियल को चुनाने। बहुत सारी चीज़ें हैं। शुरुआत में जब है ना, शुरुआत में आप ये देखिए 10th तक का जो सिलेबस है वो कॉमन रखा ही इस वजह से जाता है कि उसकी थोड़ी थोड़ी ज़रूरत आगे बढ़ती रहती है। और एक बड़ा अजीब सवाल ये भी है कि 10th के बाद जब बच्चा 11th में पहुंचता है, जो डॉक्टर बनना चाहता है, जिसका टारगेट ही है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए ये है कि आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री चलिए समझ में आती है, मेडिसिन में ज़रूरत पड़ेगी, बायोलॉजी समझ में आती है, फिजिक्स किस लिए पढ़ रही है? हाँ वही तो। है ना? नीट में भी तो- physics का exam होगा। वो शायद हम घुटनों के लिए घुटनों के लिए फिजिक्स की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं। चलिए जी, आप देखिएगा कि जैसे हमने कहा कि ये कोई एक प्लांट है, ये प्लांट का रूट जो सॉइल है, मुझे फिजिक्स की वजह से ही तो नहीं डॉक्टर बनना। सॉइल के ऊपर वाला पोर्शन जो है इसको हम स्टेम बोल देते हैं, और ये जो नीचे वाला है ये रूट बोल देते हैं इसको। अब यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, तो उनमें से कोई एक हमने लीफ निकाल दी, और यही जो रिएक्शन है, ये प्रोसेस हमने यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझा दिया कि CO2 एंड वाटर और सनलाइट, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के जुड़ने से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इसके अंदर ऑलरेडी होता ही है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल CO2 वाटर और सनलाइट एनर्जी अगर जुड़ता है तो इनके कॉम्बिनेशन से फूड प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज द मेन फूड ऑफ प्लांट्स। उसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज जैसे बन जाता है, जब फूड बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज पहले ना इमरजेंसी के लिए फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च की फॉर्म में पहले वो फूड को स्टोर करता है,
तो कहते हैं ना कि सेव बिफोर यू स्पेंड, एक खर्च करने से पहले सेव करना भी सीखिए, क्योंकि इमरजेंसी में आपकी सेविंग्स ही काम आती है। तो वही चीज़ है कि ग्लूकोज ने जैसे ही इसने फूड बनाया तो सीधा ये नहीं है कि इतना फूड बनाओ बस इसको यूटिलाइज करना शुरू करो, ऐसे नहीं, पहले उसको स्टोर करो, फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज करो। तो उसने स्टोर करा, स्टोर ये सोच कर करा कि जब कभी मुझे इनएडिक्वेट CO2 या इनएडिक्वेट वाटर या इनएडिक्वेट सनलाइट जब मेरे को मिलेगी, आने वाले हो सकता है 1 दिन में या 2 दिन में, तो ये जो स्टोर्ड फूड है ये स्टोर्ड फूड प्लांट के काम आ जाएगा, और जब काम आएगा तो वो उसका जिंदा वो बचा रहेगा, वो बना रहेगा। तो पहले वो अपना इमरजेंसी के लिए फूड को स्टोर करता है, उसके बाद जो ग्लूकोज है यानी कि जो फूड बन गया उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है उस सिस्टम में। तो फूड गोज अप यानी कि ऊपर की तरफ फूड जा रहा है, और फूड गोज डाउन, तो ये 2 एरोस से हमने उसको नीचे जाता हुआ दिखा दिया। रूट भी इसी तरीके से ग्रो करेगी, रूट करेगी ग्रो तो शूट भी करेगा, मतलब जो ऊपर स्टेम है उसको शूट भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, CO2 वाटर और सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज बना, तो प्रोडक्ट क्या बना, एक बाई प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन बन गया। ग्लूकोज तो हमने दिखा दिया और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जितना ज़रूरी होता है प्लांट उतना अपने पास रख लेता है, और बाकी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में वो लिबरेट कर देता है, ठीक है। और उसी ऑक्सीजन से जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो सांस लेते हैं, जिंदा रहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये जो फिजिक्स में है इसमें क्वेश्चन आएगा तो हम डायग्राम में बना पाएंगे। कौन सा डायग्राम, कौन सा क्वेश्चन? सर ने बोला है कि हर क्वेश्चन के आंसर के नीचे डायग्राम बनना चाहिए, ये वाले कॉन्वेक्स और कॉन्केव में। तो डायग्राम्स बनवाए तो ना आपको वो, तो सर मुझे समझ कैसे आएगा कि कैसे वो क्वेश्चन पढ़ के, कॉनकेव का है तो कॉनकेव का डायग्राम बनाओगे, कॉन्वेक्स का है तो कॉन्वेक्स का। ये कॉनकेव के 6 केसेस है, कॉन्वेक्स में 2 केसेस है, बस। रिफ्लेक्शन तक आ रहा है आपके यहाँ, रिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर बस इतने डायग्राम्स हैं। और अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल में अगर वो कहते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है, तो कॉनकेव मिरर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें ऑब्जेक्ट बनाकर मान लो 15 सेंटीमीटर आई, तो आपने यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना दिया, इधर कॉनकेव मिरर बना दिया, और जो है इस तरफ आपने दिखा दिया, यहाँ पर ये आपका पोल हो गया, और यहाँ दिखा दीजिए कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को दिखा दो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। सभी क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर बनाओगे। ऐसा थोड़ी है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है उसमें भी डायग्राम बना रहे हैं। अगर पूछा गया है कि डायग्राम बनाकर समझाओ, तब डायग्राम बनाएंगे। आपको जो आपका कल पेपर है उसके लिए क्या करना है, जितना आपको करवाया है रिफ्लेक्शन तक कर लीजिए, रिफ्लेक्शन तक ही करवाया है मैंने, जितना आपको करवाया तो सारा का सारा वो रिवाइज करो। न्यूमेरिकल्स वो जो करवाए हैं और जितनी थ्योरी करवाई है उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, वो कर लो। साथ में जो NCERT के पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं वो प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं आने वाला इसके बाहर से, आराम से हो जाएगा प्रिपेयर। सर हमारी क्लास में मैथ में चैप्टर 3 चैप्टर 4 कराया क्वाड्रेटिक और टेस्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 हो गया, 1 2 3 चैप्टर 5 कौन सा है ये? AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो करवा रहे हैं आपके, और लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक छोड़ दिया। 1 और 2 मतलब अभी रियल नंबर करवाया, पॉलिनोमियल करवाया, और फिर वो नहीं कर रहा। अच्छा वो नहीं करवाया, तो सीधा AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 4 5 अच्छा 3 4 5 ये करवा रहे हैं, 3rd हो गया, 4th भी हो गया, और अब 5th करवा रहे हैं। अच्छा, और एग्ज़ाम कब है आपका? वो भी डेट में है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि शायद आपका तो मई के बाद ही होगा ना? मई के 3rd वीक या लास्ट वीक होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक में करवा दूंगा, और AP जो है AP तक भी वैसे हम पहुंच जाएंगे। AP वैसे आसान लग रहा होगा, AP में कुछ है नहीं, AP आसान है। हाँ तीन ही क्वेश्चन हाँ, 3 ही टाइप के क्वेश्चन हैं, एक में तो जनरल टर्म निकालते हैं, और एक में सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं, और जो आपका है एक कॉमन डिफरेंस निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं। मतलब और ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, हालांकि करवा दूंगा, जब आपकी डेट शीट है बता देंगे। और लीनियर इक्वेशन के बाद में क्वाड्रेटिक ही करवा रहा हूँ। हाँ कल मैं आई थी, मैंने मैसेज कर तो दिया था, मैं भूल गई। फिर यहाँ आकर याद आया या बीच में याद आया? यहाँ आकर याद आया, फिर चाची चले गए थे। अच्छा, मम्मी मिली होंगी यहाँ पर? नहीं, मेरी मैं मम्मी पहले थी यहाँ बजाई, फिर मुझे याद आया कोई आया तो नहीं, मैं लेट आई हूँ, फिर मुझे याद आया कि छुट्टी है आज। तो वो सो गई होंगी क्योंकि मम्मी थी घर पर और कोई नहीं था। फिर मैं चली गई, चलिए मैंने नीचे गार्डन में भी पहुँचा। चलो जी आगे देखिएगा।
अगला स्टेप है द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। तो जितना भी लीव के अंदर जो भी फूड प्रिपेयर होता है ग्रीन प्लांट्स में, वो सारा का सारा ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है। दिस ग्लूकोज फूड मेड इन द लीव्स इज देन सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एज शोन इन द फिगर। तो इसको अलग अलग पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर है द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ये लीव्स में ही हम स्टोर करके रखते हैं इसको, स्टार्च को। उसके बाद मतलब प्लांट्स स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद 10 ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की ही एक फॉर्म है। उसके बाद द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इसमें जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा स्टेप conversion of light energy into chemical energy and splitting of water into hydrogen and oxygen by light energy। तो light energy into chemical energy and splitting of water into hydrogen and oxygen। वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करना, ये भी काम प्लांट्स का ही होता है। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देते हैं। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन प्लांट अपने यूज में ले आता है ग्लूकोज बनाने में, और ऑक्सीजन को तो बिल्कुल तोड़कर अलग कर देता है, वो तो लिबरेट कर देता है। ठीक है, तो ये जो फूड प्रिपरेशन होता है, इस फूड प्रिपरेशन का जो साइड प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन का आउटकम जो है वो ऑक्सीजन नहीं है। रेस्पायर करते टाइम तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो ऑक्सीजन ही कंज्यूम करते हैं प्लांट्स। मालूम है कि नहीं? मालूम है? या प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं? हाँ, ये तो मालूम है। ये मालूम है, लेकिन अब ये पढ़ाऊंगा कि प्लांट जो है ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नहीं, अभी आपने कोई वर्ड कहा था, फिर से बोलो। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, हाँ, ये तो मालूम है। क्या मालूम है रेस्पिरेशन में क्या होता है? केमिकल प्रोसेस। अच्छा जी, बहुत बढ़िया डेफिनेशन पता है। चलो जी अगला देखते हैं। थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन का जुड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड में C है और O है, इसमें H और आ गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो जुड़ना है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन के जुड़ने को हम रिडक्शन बोलते हैं, और ऑक्सीजन के जुड़ने को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ा और ऑक्सीजन टूटकर अलग हो गया। तो 3 प्रोसेसेस हैं। पहला कहलाता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा कहलाता है कन्वर्जन, तीसरा कहलाता है रिडक्शन। ठीक, उसके बाद बस इतना आपको करना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जितना मेंशन कर रखा है इतना, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से कैसे होगा न्यूट्रिशन, वो कुछ नहीं। ठीक, फिर आते हैं हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पर। दोबारा बोलो। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन में जब हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स के न्यूट्रिशन में केवल हमको इतना ही करना है। उसके बाद जब हम रेस्पिरेशन में आएंगे तो रेस्पिरेशन में हम प्लांट्स का रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस अलग से देखेंगे। मतलब न्यूट्रिशन इतना ही है प्लांट्स का। अभी आगे चलता हूँ मैं। अगला देखिएगा, अगला है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है वो जो है, पहले तो हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें देखेंगे न्यूट्रिशन। उसके बाद फिर हम देखेंगे न्यूट्रिशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितने आ गए? सारे के सारे एनिमल्स भी आ गए और ह्यूमन बींग्स भी आ गए। तो एनिमल्स का और ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एक ही कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब जिस तरीके से किसी ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन होता है उसी तरीके से एनिमल्स का भी न्यूट्रिशन होता है। उसमें हम बस एक कैटेगरी थोड़ी सी अलग कर लेंगे। ये देख लेंगे कि डाइजेशन वाला जो पोर्शन है उसमें हम ये बता देंगे कि भाई कार्निवोर्स के डाइजेशन में और ओमनीवोर्स के जो डाइजेशन है और हर्बीवोर्स का डाइजेशन है उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बस जरा सा अंतर है। सिर्फ इंटेस्टाइन का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में इसमें क्या है? एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स विच दे ईट। तो जो एनिमल्स हैं उनको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लांट से मिलता है या फिर दूसरे एनिमल्स से मिलता है। प्लांट्स को भी या तो वो प्लांट्स को ईट करते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो ईट इंसेक्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पिचर प्लांट एंड वीनस
एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर द 2 प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि पिचर प्लांट हो गया, और एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। कोई भी मक्खी या कोई भी छोटा सा इंसेक्ट आकर उस पर बैठ जाता है तो वो सारे जो उसकी लीव्स हैं वो एनक्लोज हो जाती हैं और उसको खा जाते हैं। All the animals can be divided into 3 groups on the basis of their food habits। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहला है herbivores, दूसरा carnivores और तीसरा है omnivores। ठीक है, 3 तरीके की कैटेगरीज हो गई। Herbivores वही है जो कि वेजिटेरियन है। Those animals which eat only plants are called herbivores। Example goat, cow, buffalo, sheep, horse, deer, camel, etc। तो ये सारे के सारे herbivores हो गए। उसके बाद आता है carnivorous। Carnivorous में क्या है? Those animals which eat only other animals as food are called carnivores। Example lion, tiger, frog, vulture, kingfisher, lizard, wolf, snake, etc। सर वल्चर तो स्कैवेंजर है। अब तो खत्म हो गया है ना, वो हो गया ये आपका जो है ना एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आता है। वल्चर जानते हैं हाँ जानती हूँ। क्या? वो जो एक्सटिंक्ट हो गया वल्चर। जो बहुत बड़ा सा हाँ, bird बड़ा होती है। हाँ, गिद्ध देखा है? गिद्ध, हाँ गिद्ध। चिड़ियाघर में देख लिया होगा शायद, कोई एक दो बचा हुआ हो। मैंने देखा था है ना? कूड़े के पहाड़ के पास। कूड़े के कहाँ पर? अरे नहीं, इंडिया में देखे हैं, खूब देखे हैं, खूब देखे हैं। मैंने अब पहली extinct बार होते कूड़े हैं। का पहाड़ देखा था, बीच वो में? भी देखा था। एंडेंजर्ड होगा, एक्सटिंक्ट हो गया। अरे नहीं नहीं, वो बहुत खत्म आप ये हो समझ गया लीजिए तो। मुश्किल से कभी कोई एक दो दिखाई दे गया तो दे गया, ठीक है, लेकिन गिद्ध नहीं है, गिद्ध नहीं है। हम जो कूड़े के पहाड़ की भी आप बात कर रहे हो ना, मैं पहली हाँ, बार हुए ही हैं। जा रही थी वहाँ से। वहाँ मैंने पर पहली कौवे बार ही हैं, देखा। वहाँ पर बाज हैं, वहाँ पर चीले हैं। इतनी बदबू थी वहाँ पे। हाँ, तो वो तो है, बड़ा गंदा लगता है वो कि आप कंट्री की कैपिटल में एंटर कर रहे हो और एंटर करते ही कूड़े का पहाड़ है, वो बहुत गंदा लगता है। खैर कर रहे हैं उसका वो कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, और वो इतना बड़ा बन चुका है कि बस पूछो मत। देखा तो होगा। मैंने सुना था वो बहुत साल पहले गिर गया था पहाड़। चलिए अब मेरी बात सुनिए पहले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये वल्चर हैं, वल्चर जो हैं कभी कोई एक दो अगर दिखाई दे जाता है तो खबर बन जाती है कि भाई वहाँ पर गिद्ध देखा गया, तो धीरे धीरे करके ये खत्म हो गए। हाँ, जब मैं छोटा था तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 25-30 साल हुए, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 100 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो जब मैं 30 साल के हो। अरे मैं 40 का होने वाला हूँ, तो जब बात हम करते हैं 25-30 साल पुरानी, जबकि मेरे को समझ है, जबकि मेरे को याद है, तो तब हम देखते थे कि कहीं पर भी कोई भी जानवर वगैरह अगर मर जाता था तो वहाँ पर गिद्ध दिखाई देते थे। तो गिद्ध अगर अपने अगर बैल्कनी में आकर बैठ जाएगा ना गिद्ध, छोटा बच्चा तो चक्कर खा के गिर जाएगा, इतना खतरनाक दिखाई देता है वो। उसकी जो चोंच भी होती है ना, वो भी आगे से ऐसे मुड़ी हुई होती है और आंखें भी एकदम लाल होती हैं, और बहुत, अगर उसने पंख फैला दिए तो बहुत बड़े पंख होते हैं उसके गिद्ध के। ईगल बहुत टर्की जैसा लगता है, लेकिन हाँ, खतरनाक वाला टाइप। खतरनाक होता है, अरे बड़ा खतरनाक होता है। तो और अगर आपने कहीं बैठा हुआ देख लिया तो बैठा हुआ भी उसका साइज़ इतना बड़ा होता है, मतलब जैसे कोई छोटा कुत्ता बैठा हुआ हो, इतना बड़ा साइज़ होता है। तो वो उसको देखकर जो ईगल होती है और ये आपका जो हॉक होता है, ये भी भाग जाते हैं इधर उधर, तो वो थोड़ा खतरनाक सा दिखाई देता था। और ये सुना जाता है कि जब 1998 1999 में धीरे धीरे करके जब मोबाइल फ़ोन्स का टाइम आता गया, जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन्स के टॉवर्स आए, तो तब ये धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हुए गिद्ध। ठीक है, तो और इनके कहीं ना कहीं जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे एनिमल्स पर। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि कौवा भी अब उतना नहीं दिखाई देता जितना पहले दिखाई देता था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते उसको कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है, कौवा भी है। ठीक है, पिजन जो है वो खूब दिखाई देते हैं। आप इस चीज़ का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, इस चीज़ को देखने के लिए, और जो जितने भी जो स्पेशलिस्ट हैं जिनको ये देखना होता है कि हाँ, मतलब इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जहाँ पर लोग देखते हैं कि हाँ कितने जानवर हैं, कितने जानवर नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टाइगर मंगाए गए हैं अभी अपने कंट्री में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में, सब जगह आपने देखा होगा कि टाइगर्स मंगाए थे। आई थिंक कीनिया से मंगवाए थे, कीनिया से टाइगर्स मंगवाए थे। नहीं, हमारे इंडिया में खत्म हो गए। टाइगर्स ख़त्म तो नहीं हुए, पर ये है कि जो नई जो स्पीसीज़ होंगी, जो नए टाइगर्स पैदा होंगे, वो कैसे पैदा होंगे? वो यंग टाइगर्स से ही तो पैदा होंगे। अब यंग टाइगर्स दिखाई ही नहीं देते, तो यंग टाइगर्स है नहीं, और जो हैं वो बेचारे बीमार या बूढ़े टाइगर्स हैं या बूढ़ी टाइगर्स हैं। तो इस वजह से उनको बाहर से बुलाया गया, क्योंकि ये भी जो है ना, जो पूरा सिस्टम है
उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। अब कुछ हम लोगों की ऐसी भी थिंकिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं, तो मतलब इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं कि जितने भी हर्बीवोर्स हैं, यानी कि जो वेजिटेबल ईटिंग जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, कार्निवोरस से ज़्यादा लंबी होती है। और उसमें बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स भी देखे गए हैं कि जितने भी जो लोग भी, जो इंसान भी हैं, जो ह्यूमन बींग्स भी हैं, जो बहुत ज़्यादा जिए हैं, कि 100 से ज़्यादा जी गए, तो वो जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस नहीं थे। और जितनी भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी होती जा रही हैं, वो भी नॉन वेजिटेरियन ईटिंग स्पीसीज जो है वही एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाई चॉइस वो लोग नॉन वेज खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लॉयन है, टाइगर है, फ्रॉग है, वल्चर, सर टाइगर की एज कितनी तक होती है? मेरे को ये एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता। तो इनके साथ ये होता है कि अगर ज़बरदस्ती हम ये कहें कि किसी एक वेजिटेरियन एनिमल को ज़बरदस्ती आप नॉन वेजिटेरियन अगर फूड खिलाएं तो वो खा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जो दांत हैं, उसके दांतों की शेप ही ऐसी नहीं है कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड को च्यू कर पाए, वो च्यू ही नहीं कर पाएगा उसको। तो ये प्रॉब्लम तो वेजिटेरियन एनिमल्स के साथ में हो गई। नहीं सर, पता है एक बार ही ना मैंने बाहर, नहीं पहले मेरी सुन लो, ये गलत है। बताओ तो सही क्या है। मैंने पहले बाहर ना मतलब चिकन की बोन्स रख दी थी और एक गाय आके खा गई उसे, अच्छा, खा गई थी वो। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। सर सच में खा गई थी। तो मुझे नहीं वो। लगता ऐसा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है, अब बात करते हैं जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, इनकी बात करते हैं। तो ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं, इसमें ये होता है, और काऊ का और बफेलो का एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि इनकी सेंसेस इंसान से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। इनकी जो सेंसेस होती हैं ना, खास तौर पर सूंघने की सेंस, वो ऐसी होती है कि आप किसी भी काऊ को अगर आप सड़ा हुआ केला या सड़े हुए मटर वगैरह कुछ भी, सड़ी हुई सब्जी भी खिला देंगे ना, वो खाएगी ही नहीं। और आप तो बोन्स की बात करो, उसमें तो बहुत गंदी स्मेल आती है, वो हो ही नहीं सकता, कुछ गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इसकी, मतलब पन्नी में भी अगर कोई चीज़ रखी रहती है ना, वो पॉलीथीन की कोई चीज़ खाती नहीं है, क्योंकि उसमें एक अलग स्मेल आ जाती है। तो अब बात करते हैं कार्निवोर्स की। तो कार्निवोर्स का ये है कि हम ज़बरदस्ती कहें कि नहीं इसको घास खिलाओ, ये जो शेर है या ये टाइगर है इसको घास खिलाओ, या इसको कोई वेजिटेबल्स खिलाओ, वो खा नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ज़बरदस्ती खिला भी दिया, ठीक है, किसी भी तरीके से पेस्ट वेस्ट बनाकर कुछ भी आपने खिला भी दिया, तो वो बीमार पड़ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि उनकी जो इंटेस्टाइन की जो साइज़ होता है ना, इंटेस्टाइन का साइज़ बहुत छोटा होता है, छोटी इंटेस्टाइन होती है इनकी। और जो भी वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स में फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, और वो जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टाइन का बड़ा साइज़ चाहिए। तो वो जो बड़ा साइज़ है, वो बड़ा साइज़ केवल और केवल हर्बीवोर्स या ओमनीवोर्स एनिमल्स के पास ही होता है। तो इस वजह से उनको वो चीज़ खाने में प्रॉब्लम होती है, वो जो है वो वेजिटेबल्स खा ही नहीं सकते, ठीक है, बीमार पड़ जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब देखिएगा ओमनीवोर्स में क्या है, दोज एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर एटसेट्रा। ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, क्रो, स्पैरो, तो ये जितने भी हैं ह्यूमन बीइंग्स भी उसी में से ओमनीवोर्स। भाई कुछ लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेज सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है, तो ओमनीवोर्स। अच्छा, उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 8 पर। अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स की जब हम बात करेंगे तो एनिमल्स में हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे एनिमल्स को। एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब एक ऐसा एनिमल जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, सिंगल सेल, और एक मल्टी सेल, ये हो गया। तो अगर हम इन दो की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप ये देखिएगा कि हम ना हमेशा 5 स्टेप्स लेंगे। तो पहला स्टेप है इंजेशन। देयर आर 5 main steps involved in the process of nutrition in animals. These steps are first है ingestion. Ingestion. तो ingestion में क्या होता है? माउथ का कुछ हिस्सा होता है ना इंजेशन। इंजेशन एक प्रोसेस है, माउथ का हिस्सा नहीं है। इंजेशन है प्रोसेस है, जैसे Mouth ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन का इंजेक्शन, नहीं, मैं बताता हूँ। इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड, बस। इनटेक ऑफ फूड का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने हाथ से खाने को उठाया और मुंह के अंदर रखा, बस ये इंजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपने खाने को मुंह के अंदर रखा, तो ऐसा नहीं है कि आपने सूखी रोटी का टुकड़ा रखा है तो वो सूखा ही रहेगा। जैसे ही आपने रोटी को रखा है, तो जो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा एक ऐसा वाटर होता है जिसमें
थोड़ा सा एसिड भी मिक्सड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड का क्या काम होता है, खाने को थोड़ा सा जो हार्ड है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना। स्मूथ बना देता है टंग। और दूसरा जो है फिर आपके टीथ उसको तोड़ते हैं। तो ये खाना रखने के बाद के प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ये डाइजेशन में आता है। 1 मिनट वेट करिए, अभी आया। कब से तुम्हारे वेडनेसडे से, ये जो वेडनेसडे गया है इससे एग्जाम शुरू हो गए, यानी कि कल से या अगले से होंगे? 26 वाले से। तो नई यूनिफॉर्म आ गई? वो भी बंद हो गई। हाँ, वो भी बंद हो गई। वाइट वाली बंद हो गई। वाइट वाली नहीं, ये नई वाली आई थी। अब वो प्राइमरी के बच्चों के लिए सर्कुलर आया था, उसको अच्छा। भी कैंसिल कर दिया। अच्छा, तो वाइट वाली ही रहेगी, मतलब जो थी वही रहेगी। पता नहीं परमानेंट है या नहीं, पता नहीं। स्कूल वालों का ड्रामा चलता रहता है। अच्छा 4:12 4:12। अच्छा, अब है द प्रोसेस इन विच द डाइजेशन वाला बोल रहा हूँ। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो क्या होता है कि अगर हम खाने की बात करें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम सीधा उसको मुंह के अंदर रखें और वो सीधा मतलब हम एनगल्प कर जाएंगे। तो उसके लिए हमको उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि उसको च्यू करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना पड़ता है, तभी वो सॉल्युबल हो जाती है, सलाइवा में घुलने लगती है और घुलने के बाद में उसका पेस्ट बन जाता है, तब वो पेस्ट बॉडी के अंदर जाता है। थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन का।
सर पेप्सिन क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है पेप्सिन, और एक ट्रिप्सिन भी है और एमाइलेज भी होगा। हाँ वो क्या होता है? अब देखिएगा एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, तो जिसमें डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइनल वॉल यानी कि इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है और इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनकी वॉल्स में एब्जॉर्ब होना शुरू होता है धीरे धीरे, तो ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब हमने फूड खा लिया, फूड खाने के बाद फूड डाइजेस्ट हुआ, टूटता गया, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता गया, टूटने के बाद में जब वो डाइजेस्ट हो गया, टूटना मतलब डाइजेशन, जब वो डाइजेस्ट हो गया पूरा, डाइजेस्ट होने के बाद में फिर वही फूड जो है वो इंटेस्टाइन की वॉल्स में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में फिर अगला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ये होता है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, समझ लीजिए। एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन तो मतलब आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया उस चीज़ को। एब्जॉर्ब के बाद में अब वो एसिमिलेट होगी। एसिमिलेट मतलब जहाँ जहाँ पर जिस जिस चीज़ को जाना है वहाँ पर वो जाएगी, मतलब एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड इन फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो जब एब्जॉर्ब हो जाता है फूड, तो फूड एब्जॉर्ब होने के बाद में फिर कहीं सेल, किसी सेल के पास जा रहा है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, तो कैल्शियम कहाँ जाएगा? बोन्स में जाएगा, टीथ में जाएगा, ठीक है, आइस में जाएगा। कहते हैं ना आइस के लिए कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, दूसरा जो ये क्या कहते हैं प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स किसके पास जाएंगे? ग्रोथ के लिए। भाई जितना भी जो भी ग्रोथ पीरियड है, जैसे आप लोगों की 10th क्लास में, तो आपका अभी ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, तो इस दौरान आप कोशिश करिए कि जो भी प्रोटीन रिच जो फूड है वो ज़रूर खाइए, क्योंकि उससे आपकी हाइट, ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी होगी। और 1-2 साल है बस आपकी ग्रोथ के, उसके बाद फिर स्टैगनेंट हो जाएगी, फिर हाइट नहीं बढ़ेगी उतनी, जितनी बढ़ गई वो बढ़ गई, ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम आपका चल रहा है, उसमें ये नाक मारने की जरूरत नहीं है मुझे दूध में स्मेल आती है, मैं दूध नहीं पी सकता। तो वो सारी चीज़ें 1-2 साल के लिए ज़रा छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे एक बार अच्छी हाइट बन जाती है, एक बार अच्छी बिल्ड बन जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब फिर वैसा ही आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपने कई बार देखा होगा ना, कई इंसान बड़े दुबले पतले कमज़ोर से होते हैं, वो जब उनकी ग्रोथ पीरियड था उन्होंने ग्रोथ पीरियड में ढंग से खाया पिया नहीं, ठीक, तो फिर वो ऐसे ही रहे। उसके बाद फिर कुछ भी खा लो पी लो, उतना फ़ायदा होता नहीं है, फिर मोटापा ही बढ़ता है बस इंसान में। चलिए आगे देखिएगा, आगे है इजेशन। आप लोगों का ग्रोथ पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छा है। पता ही नहीं कि growth period में बच्चा है। उसके बाद देखिए जी, अगला है इजेशन। इजेशन क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड यूरिया की फॉर्म में यूरिन के थ्रू निकल जाता है, और जो है वो फेजेस की फॉर्म में स्टूल की तौर पे निकल जाता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है वो स्टूल के तौर पर निकल जाता है, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो ये टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। खाना इंजेस्ट करना, मतलब फूड को माउथ के अंदर रखना, डाइजेस्ट, हाँ, इजेशन, सर काट दो ऐसे। TI1 काट दो सबका, कॉमन लेकर काट दो, ठीक है, बाकी सबको ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, कमाल है। चलो जी, अगला देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। सर मैं लिख रही थी, कोई बात नहीं, नोट्स तो है ही आपके पास, भेज चुका हूँ। मैं फोन भी चलाती हूँ। Read कर लो। हाँ। बहुत अच्छा है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। सर लास्ट में क्या लिखा था? इंजेशन, नहीं, एमिनेशन। एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन, फिर से इंजेक्शन। इंजेशन तो सबसे पहला।
द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। तो जो अमीबा जो फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस क्या मतलब? एंडोसाइटोसिस हाँ ना, एनसीईआरटी में पिछले साल। एंडोसाइटोसिस तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। फेगोसाइटोसिस तो अमीबा का जो इंजेक्शन है, और ये फेगोसाइटोसिस भी इसलिए बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस तो वो प्लांट्स होता है, मुझे ध्यान नहीं है। प्लांट्स में होता है, एडिपोस होता है। चलो इसको देख लो, वो सोचते रहना क्या। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, मींस सेल्फ फीडिंग। All the processes of nutrition are performed by the single cell of amoeba. This is described below. सर इसके प्रोसेस को ही कहते हैं। किसको? अमीबा जब Endocytosis। चेंज मतलब फ्लेक्सिबल होता है और अपनी बाउंड्री शेप चेंज Cell करता है, हाँ। सूडोपोडिया डेवलप करता है, उसको हाँ। एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में काफी चीज है। ये भी एनसीईआरटी का ही है, इसमें फेगोसाइटोसिस बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। सर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से वो एब्जॉर्ब कर लेना चाहते हैं सेल वाले चीज, ये सेल वाली सेल में हाँ, इसमें सब मिल रही है। देखो भाई एंडोसाइटोसिस क्या है। सर एंडोसाइटोसिस तो यूनिट टेस्ट है ना कल तो? हाँ। ये क्या ड्राइंग चल रही है? वो सेल का है. Cell process in which substances are brought into the cell. The material to be internalized is surrounded by an area of cell membrane, which then buds off inside the cell to form vesicle containing indigested material. Sorry, ingested material. इसका नहीं है, इसका नहीं है, वो सेल का है, इसका नहीं है। अब क्या हो गया? लेकिन ये भी तो सेल ही है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है? वहाँ पर तो ये है कि जैसे एसिमिलेशन है ना, तो एसिमिलेशन में हम ये कहेंगे कि हर एक सेल कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन कुछ ना कुछ लेगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि ये आर्टिफिशियल लेग्स अपने डेवलप कर लेता है, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं, और उसकी वजह से वो एंगल्फ कर देता है जो भी फूड मटीरियल होता है आसपास। Bulk transfer through plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही सेल मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस में लिखा है ये इसी मेथड। फेगोसाइटोसिस को एंडोसाइटोसिस भी लिखा है। सर कौन सी इसमें वेबसाइट? वेदांत अच्छा चलिए छोड़ो उसको यार, ये तो देखो फटाफट। मैं तो भाई दूध पागल है। मैंने भी लिया सर वन टाइम। भाई तो कुछ खरीद ही लेता सबको भी आकाश में खरीद लिया। ये आकाश में खरीदा नहीं है शायद, कोलैबोरेशन हुआ है ना आकाश प्लस फाइल। खुला हुआ है वही ना? सर तो वही अगर बोल वो- रहे हमारे पास तो अगर फाइल वो आई खरीद- थी ना उसको। सर वेदांत तो मैंने किया था 6 या 7 क्लास में ऑनलाइन। मतलब अगर वो खरीदता तो शायद कोई एक नाम रखता। फॉर एग्जांपल रिबॉक ब्रांड आता है ना जूतों का, रिबॉक, तो रिबॉक का ओनर एडिडास ही है, लेकिन रिबॉक शूज़ के भी लवर्स अलग हैं। तो उन्होंने क्या करा कि खरीदने के बाद, और ये भी 10-15 साल पुरानी बात है, खरीदने के बाद वो ब्रांड नेम सेम रखा उन्होंने। तो आकाश प्लस बाइजूस है, जैसे मारुति सुजुकी, आपने गाड़ी है ना मारुति सुजुकी, तो इसमें जो मेजर स्टेक है वो सुजुकी का है, लेकिन फिर भी मारुति सुजुकी इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि मारुति इंडिया की पहली एम्बेसडर के बाद, हिंदुस्तान मोटर्स के बाद इंडिया की पहली कार मारुति थी, हाँ। और वो भी गवर्नमेंट ओन्ड था, ये मालूम है कि जो मारुति जो कंपनी थी वो गवर्नमेंट की कंपनी थी हिंदुस्तान मोटर्स के बाद। हिंदुस्तान मोटर्स मारुति नाम मतलब हनुमान। हनुमान जी का दूसरा नाम। हाँ। हाँ, नहीं मालूम? बचपन ना नहीं मालूम? कार्टून में देखा था। वो नहीं देखा मारुति मेरा दोस्त? हाँ कार्टून में आता था। चलिए। तो वहाँ पर भी ये है कि कस्टमर्स के दिमाग में एक ये बना रहे हैं कि नहीं नहीं मैं मारुति की कार परचेज कर रहा हूँ, इंडिया की पहली कार जो है मारुति, मैं वो खरीदना चाहता हूँ। तो सुजुकी ने नीचे अपना नाम लिखा हुआ है, जबकि मेजर स्टेक जो है उसमें सुजुकी का है। और कभी भी देख लेना, सुजुकी जापानीज़ कंपनी है, आप सीईओ वगैरह भी डालकर देखेंगे तो सीईओ उसका जापानीज़ ही है, नहीं तो वो इंडियन को बनाते हैं, ठीक है। तो 60% से भी ऊपर स्टेक उसी का है, सुजुकी का। चलिए जी, अमीबा हैज नो माउथ और अ फिक्स्ड प्लेस फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड। 1 मिनट में आ रहा हूँ। पहले कार्टून पे आता था ओ माय फ्रेंड गणेशा। हाँ मैंने देखा है। मैं ना गणेशा जी को सच में तू रहना संग हमेशा। हाँ। हाँ 3 मैं गणेशा जी को ना अपने फ्रेंड समझती थी और मैं पागलों की तरह ना सीढ़ियों से ऐसे लेट गई
कि गणेशा जी मेरे को आने को 5 मिनट लगे ना उस दिन। 3 हुई है ना उसकी। हाँ 3 आए थे। बैठो तो सिर्फ 5-10 मिनट सबसे बड़ी कंट्रोल थी वो मेरी की गंगूबाई। हाँ। मुझे वो लड़का भी अच्छा ही लगता था। गणेशा प्लीज एक तारीख को उनके सामने आ जाओ। चलिए जी, तो इसमें इंजेक्शन किस तरीके से होता है कि जैसे इसकी कोई मतलब शेप जो है ना वो ये चेंज करता रहता है ज़रूरत के हिसाब से। वैसे तो ऐसी शेप है, एक ही सेल है, सर ये इसका न्यूक्लियस हो गया। एमोबिया का है डायग्राम में। अमीबा का मिशन अगर आया तो 5 नंबर का बनता है। इजी बहुत होता है। बहुत ज़्यादा इजी होता है, मैंने तो 2 मिनट में बना दिया। अब क्या होता है कि इसने यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे इसने क्या करा कि अपने आर्टिफिशियल लेग्स डेवलप कर लिए। और कब डेवलप करता है ये? कब जब ये डेवलप कब करता खाना है खा रहा की होता है। सेंस करता है कि एक्सपेरिमेंट। आसपास कोई इंसेक्ट या किसी भी तरीके का कोई फूड मटेरियल है या नहीं। तो इसने देखा कि ये फूड पार्टिकल था। फूड पार्टिकल को देखते ही ये क्या करता है, ये आर्टिफिशियल लेग्स अपने डेवलप कर लेता है और और इसको आर्टिफिशियल लेग्स डेवलप करके इसको एनगल्फ कर देता है और अंदर रख देता है। तो amoeba ingests food by using its pseudopodia. When a food particle comes near amoeba, then amoeba ingests this food particle by performing temporary finger-like projections called pseudopodia around it. उसके बाद दूसरा प्रोसेस है डाइजेशन का, दूसरा जो स्टेप है इसका। डाइजेशन डाइजेशन में क्या करना होगा? अब ये फूड पार्टिकल अंदर आ चुका है और इसमें इसको हम बोल देते हैं फूड वैक्यूम, क्योंकि फूड तो उसने एनगल्फ कर लिया, अंदर आ गया फूड तो, लेकिन अब उसको डाइजेस्ट करना है। उसको डाइजेस्ट करने का मतलब क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। तो एंजाइम्स जो हैं, और ये जो एरो हमने दिखाया है, ये जो एरोज हैं, ये एरोज क्या है? ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स entering food vacuum, entering food vacuum, enzymes entering food vacuum। ये है। उसके बाद क्या होगा? ये दूसरा स्टेप डाइजेशन का हो गया। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में आप देखेंगे उसमें क्या होगा? उसमें क्या है कि ये जो फूड वैक्यूम था, जो फूड पार्टिकल था, उसके चारों तरफ एक वैक्यूम जैसी चीज़ बन गई थी, तो उसको फूड वैक्यूम बोलते हैं। तो उस पर लगातार एंजाइम्स उस पर एक्ट करते रहे, टक्कर मारते रहे उसको तोड़ने के लिए, धीरे धीरे उस पर चोट करते रहे। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम धीरे धीरे चबाते हैं, तो चबाने से क्या होता है, वो फूड छोटा टूट कर एक पेस्ट बन जाता है। तो इसी तरीके से आप ये देखिएगा कि उन्होंने एंजाइम्स ने लगातार इस पर स्ट्राइक करके उसको वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में बना दिया, मतलब वो पूरा का पूरा इस पर घुल जाएगा। तो जो अगला है, अगला स्टेप कहलाता है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? ये तो न्यूक्लियस है, ये तो हर एक में बनाई देना।
अब जो फूड वैक्यूम के अंदर फूड पार्टिकल जो था, जो छोटा सा फूड पार्टिकल था, वो छोटा सा फूड पार्टिकल वो टूट कर बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ गया, कन्वर्ट हो गया। अब वो यहाँ से बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा मतलब कहाँ जाएगा? अमीबा से बाहर तो निकल जाएगा, मतलब कुल मिलाकर वो सारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डाइजेस्टेड फूड, इसमें आप लिखें डाइजेस्टेड फूड, जैसे इसमें दे ही रखा है, नोट्स में बनाया आपको भेज ही दिया है। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट, तो डिफ्यूज आउट हो जाता है डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद फोर्थ है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन, अब क्योंकि ये अमीबा है, अमीबा में सिर्फ एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर है ना, तो इसमें एक ही सेल होता है। तो उसमें मैं ये तो दिखा नहीं सकता कि कोई चीज़ उसकी किडनी के पास चली गई, कोई चीज़ हार्ट के पास चली गई, कोई जो फूड पार्टिकल्स है, जो एब्जॉर्ब फूड है, वो अलग अलग ऑर्गन्स के पास चला गया, वो तो हम दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन हम ये दिखाएंगे कि जब फूड एसिमुलेट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिमुलेशन से, यानी कि फूड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, ग्रोथ होती है। तो हम ये दिखाएंगे कि अमीबा का जो साइज़ पहले छोटा था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो आप बस अमीबा का सिंपल डायग्राम बनाकर एसिमुलेशन वाले में आप क्या कर देंगे, आप बस साइड में ये लिख देंगे कि अमीबा ग्रोस। यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना ही देना है। अमीबा ग्रोस। ऐसे ही जो फिफ्थ है इजेशन। तो इसके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता जहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर निकले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब इसका प्रॉपर एक साइज हो जाएगा, जब ज़्यादा ही फूड मटेरियल इसके पास इकट्ठा हो जाएगा, अब इसके पास बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है जो इसको बाहर निकालना है, तो ये किसी भी एक जगह से बर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर निकल जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट। एक दो लाइन में ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत ज़्यादा बस इसमें इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं करना, बस इतना। सर आपने नोट्स कितने सारे मैंने बनाए? वो छोड़ो, उस पर रिसर्च पार्ट में करना। अच्छा, ये जो है ये एक वैक्यूल बना रखा है कि वैक्यूल कुछ भी अंदर हो सकता है, जैसे हम सेल होता है, सेल के अंदर वैक्यूल्स बनाते हैं, तो सर वैक्यूल फोन कर दो मेरे को। Good afternoon, sir. टेस्ट हो गया?